हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 90 डेज टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं साइंस एनालिसिस। दोस्तों हमारा जो फिजिक्स का एनालिसिस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का। तो आपको ये पूरी क्लास अच्छे से पढ़नी है। तो सुरेश्वर सर ने पढ़ा रखा है पूरी केमिस्ट्री, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपके रेसे हैं, जो कृत्रिम रेशा है, पेट्रोलियम है, उसके बाद जो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। गैसेज है बहुत ढेर सारी, तो वो सुरेश्वर सर ने वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो 6-7 वीडियो होंगे, उसको आप जाके देख लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग स्पीडी साइंस एनालिसिस करते हैं, इसमें 35 टेस्ट पेपर है, 14 तक हो गया है, 21 टेस्ट पेपर और बचा है। इससे पहले हम लोग शॉर्टकट में जल्दी से रसायन विज्ञान का एक एनालिसिस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है कि आप डेली, ये आपका प्रतिदिन आपका ईमानदारी के साथ, स्वयं के प्रति ईमानदारी के साथ ये कर्तव्य है कि डेली आप 3-3 साल आप रीडिंग करते जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, आगे दिया हुआ क्वेश्चन बैंक इसको। इसके अलावा 6 सेट आप जो है प्रीवियस पीछे दिया हुआ है मॉडल सेट पेपर, बस उसकी रीडिंग करें, ठीक है। इसके अलावा जो ये पढ़ाया जा रहा है इसको पढ़ें, खुद से पढ़ें, आपका बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ आपकी साइंस तैयार होगी तो केवल यही फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि आपके जीवन पर्यंत लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे ये फ़ायदा करेगा, क्योंकि साइंस का वेटेज हर जगह है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, स्पीडी का जो ये दिया हुआ है ना, रसायन विज्ञान ऐसे लिखा है पूरा, देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये जो 0.6.022 10⁻23 अणु लिखा है ना, इसी को अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, सब कुछ है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। दिया सलाई में कैसा फास्फोरस यूज होता है, लाल फास्फोरस। दिया सलाई आप जानते हो माचिस होता है ना, तो लाल फास्फोरस होता है वो। रेडॉन, इसकी रेडॉन गैस सबसे भारी होता है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी होता है। लोहे में जंग लगने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ऑक्सीजन, नमी, एसिटिलीन गैस। देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको आप रीडिंग करेंगे एक बार, ठीक है। जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसको पढ़ाने से पहले भी ये पूरा आप रीडिंग करेंगे। ये देखिए केमिस्ट्री का थर्मोकोल, फ्रियॉन बताया था ना। फ्रियॉन क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, ये फ्रियॉन, जो यहाँ पे फ्रियॉन दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फार्मिक एसिड, ये सब पढ़ाया सुरेश्वर सर ने बहुत अच्छे से, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह सब। तो आप इसको जाके वहाँ पे रीडिंग करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे इसका आपका ये होमवर्क है, रीडिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर नंबर 15, 16, 17 और फिर 18, ये टेस्ट पेपर 4 हम लोग करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री में जो इसके महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ आपको समझना जरूरी है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। ओके दोस्तों, अब आइए हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। तो ये विज्ञान की एक पार्ट होता है, एक शाखा होती है, जिसमें हम पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। उनकी किस प्रकार की संरचना है, संगठन है, किस किस चीज़ से वो मिलकर बने हैं, किस प्रकार की संरचना है उनकी, या उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन होता है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, या उनकी अन्य पदार्थों के साथ मिल करके किस प्रकार की वो क्रिया करके क्या रिजल्ट देते हैं, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान के तहत किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रसायन विज्ञान के जनक हैं वो हैं कौन, लेवासिए। लेवासिए जो है रसायन विज्ञान के जनक हैं। और रसायन विज्ञान का जो विकास हुआ था सबसे पहले वो मिस्र में हुआ था। रसायन विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उसमें फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और विश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, इतनी सारी चीज़ों पे ये सब आपको नहीं जानना है, ठीक है। केवल आप केमिस्ट्री क्या कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी पदार्थ दिख रहा है उन पदार्थों की क्वालिटी क्या है, उनकी किस प्रकार की बनावट है, किस चीज़ से वो मिलकर बने हैं, किस प्रकार की वो किसी दूसरे चीज़ से मिल करके रिजल्ट देते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं रसायन विज्ञान से
आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। इसके अलावा इनकी 5 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, प्लाज्मा भी एक उसमें से चौथी अवस्था है। लेकिन मोस्टली हम लोग ठोस, द्रव और गैस इनकी बात करते हैं। ये क्या है, ये द्रव्य हैं जिनमें जो स्थान घेरते हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, उनको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। ये द्रव्य 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें किसी न किसी तत्व से मिलकर बनी हैं, स्वतंत्र रूप से हैं, कई बार कई तत्व आपस में मिल करके बने होते हैं। तो ये जो तत्व हैं इनका जो सबसे छोटा तत्व होता है, जो जिससे मिलकर बने होते हैं, जिसको बोलते हैं परमाणु, एटम। तो ये जो तत्व हैं ये एटम से मिलकर बने होते हैं। अभी तक ब्रह्मांड में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। कितने? 118 तत्व की खोज की जा चुकी है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, मेंडलीव, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन सभी 118 तत्वों को इनके परमाणु क्रमांक जैसे रोल नंबर होता था ना, ऐसे ही ये परमाणु क्रमांक किस आधार पे हैं कि जिस एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं या जितने प्रोटॉन हैं, उनको क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। या आप ऐसे बोल लो कि जितने इलेक्ट्रॉन है जिस एटम के पास, जिस तत्व के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा। तो इस आधार पे इन्होंने देखा कि एक निश्चित क्रम को दिखाते हैं, मतलब 2 पदार्थ ले लें, 2 तत्व ले लें, तो एक निश्चित क्रम के बाद दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व मिले, तो उस आधार पे इन्होंने इसका वर्गीकरण किया मेंडलीव ने, जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। तो मेंडलीव ने अभी तक मेंडलीव की आवर्त सारणी में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ये जो तत्व है ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और ये जो परमाणु होता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन 3 कणों से मिलकर बनते हैं। न्यूट्रॉन। अब पहले तो ये देखा गया कि किस प्रकार से ये परमाणु की संरचना कैसे होती है, किस प्रकार, मतलब ये बीच में नाभिक होता है, नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऐसे एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो संरचना दिया था कि इस प्रकार की संरचना होती है, इसको दिया था नील बोर ने। परमाणु का जो सिद्धांत दिया था कि परमाणु किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, उसकी क्वालिटी, वो दिया था डाल्टन ने। तो परमाणुवाद का जो सिद्धांत था वो डाल्टन ने दिया था। इसके अलावा जो नाभिक की बात हो रही है, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। 2 जो आपका नाभिक है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने इस नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा प्रोटॉन की भी खोज रदरफोर्ड ने की थी। कहीं कहीं गोल्डस्टीन आता है, लेकिन यदि गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिया तो आप रदरफोर्ड को मारिएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो प्रोटॉन होता है इस पे जो है ये पॉजिटिव कण होता है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये धनावेशित होता है। कैसा? धनावेश। आवेश की बात हो रही है, आवेश का मैंने बताया था कूलाम। इसमें आवेश क्या होता है? पॉजिटिव आवेश होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, ये इतना होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है, ये न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ओके, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये ऋणावेशित, मतलब ऋणात्मक आवेश रखता है, ऋणावेशित होता है या निगेटिव चार्ज रखता है। यहाँ पे जो आवेश है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ओके, इसके बाद में देखा गया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन, इसकी खोज की थी एंडरसन ने, और इसका जो द्रव्यमान होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण बोलते हैं।
पॉजिट्रॉन तो पॉजिटिव होता है, लगता है जैसे प्रोटॉन का प्रतिकरण है, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण बोलते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो ये उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रॉन से भी छोटा होता है, और इसका भी प्रतिकरण होता है छोटा, जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। इसकी खोज की थी पाउली ने, न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने, ये भी पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान, मतलब जो ये एटम नंबर, जो परमाणु संख्या ये समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप जानते हो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1H1, 1H2, 1H3, ये देखिए परमाणु भार होता है, ये 2 है, यहाँ 1 है। ये देखिए परमाणु क्रमांक तो सेम ही है, 1 1 ही है इलेक्ट्रॉनिक संख्या, लेकिन प्रोटॉन भी यहाँ एक ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, नॉर्मल वाले में 0 है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होने के बाद, क्योंकि नाभिक में क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, जो नाभिक का प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है उसी के आधार पर भार निकाला जाता है, ठीक है। तो उनको समस्थानिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी आप जान गए अभी यहाँ। उन तत्वों को क्या कहते हैं जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं, उनको समस्थानिक ही कहते हैं। अभी आपने देखा प्रोटॉन एक ही था, पहले वाले में हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 था, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन था, दूसरे में 2 न्यूट्रॉन था, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या थी, सेम थी, तो इनको समस्थानिक बोला जाता है। आइसोटोप्स भी बोलते हैं, आइसोटोप्स, इनको समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप भी कहा जाता है, ठीक। किस तत्व के सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है, हाइड्रोजन, अभी बताया, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सारा हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन के नाम क्या है, जैसे पहला वाला प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है, तीसरा ट्राइटियम, ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता, जो ये ट्राइटियम है ना, ये रेडियो सक्रियता दिखाता है, गुण प्रदर्शित करता है। रेडियो सक्रियता क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो गुण दिखाते हैं, और रेडियो सक्रियता की खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था, रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी ने किया था। तो ये जो ट्राइटियम होता है रेडियो सक्रियता दिखाता है। ट्राइटियम से 3 ट्राई, ड्यूटेरियम से ड्यू मतलब 2, 1 प्रोटियम, ठीक। क्वेश्चन नंबर है, किस तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। समस्थानिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम, प्रोटॉनों की संख्या सेम, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। ओके, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 8 8 सेम है। यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी ये 16 प्रोटॉन है, यहाँ भी 16 होंगे, यहाँ भी 16, सॉरी 16 नहीं, इसमें प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन सेम, यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है, इसको क्या बोलेंगे, समस्थानिक ही बोलते हैं। सर्वाधिक संख्या में किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, तो पोलोनियम, पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, लगभग 17 समस्थानिक। ओके, अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख शोध संस्थान है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ये नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है, टाटा के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में पड़ता है। कांच और मृतिका अनुसंधान ये कोलकाता में है। औषधि अनुसंधान लखनऊ में। मृतिका से आप याद कर सकते हो, वहाँ मूर्तियाँ बहुत बनती है ना। कांच और मृतिका अनुसंधान कहाँ है, कोलकाता में। केंद्रीय औषधि वनस्पति वेश सब लखनऊ में है। ओके, फिर 2 ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन बराबर, उनको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। जिसमें परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। ये परमाणु क्रमांक 17 मतलब इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन भी 17 हैं। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके ही नाभिक बनता है। यदि प्रोटॉन 17 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 19 होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं, क्यों विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिव उतने ही प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव मिल करके उदासीन बना देते हैं। ठीक है,
पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? अभी आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कहते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉन निगेटिव है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव है, तो इसको होना चाहिए था प्रोटॉन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एक इसका प्रतिकरण होता है इलेक्ट्रॉन का। एक ही कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है वो कैसी होती है? विपरीत। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस तरीके से स्पिन करते हैं, ठीक है। एक कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्पिन करते रहते हैं, तो ये विपरीत, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? स्पिन विपरीत। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान है तो उनको क्या बोलेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। परमाणु में सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? 1 इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। तो सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और जो कैथोड होता है ना, कैथोड इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम को दिखाता, मतलब ये कैथोड कैसा? ऋणावेशित होता है। तो आप कैथोड और एनोड की क्षण आप जानते होंगे। जो कैथोड और एनोड की क्षण होती है ये निगेटिव, मतलब ये निगेटिव का काम और ये एनोड पॉजिटिव का काम। निगेटिव पॉजिटिव मिल करके क्या बना देते हैं? ये धारा प्रवाहित होने में ये काम आता है। यही चीज़ यूज होता है विद्युत में, कैथोड और एनोड के रूप में, बैटरी और इन सब में, ठीक है। तो कैथोड किरण कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की धारा को दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को दिखाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों में। कैथोड किरण कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम को दिखाता है। तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। संयोजकता भी आपको वहाँ बताया था, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब कैसे होते हैं? ये चतुर्थ संयोजित तत्व, मतलब चतुर्थ 4 संयोजकता ये दिखाते हैं। ओके, तो संयोजकता, तुल्यांकी भार दोनों को गुणा कर दोगे तो परमाणु भार मिल जाएगा। आणविक कक्षा जो होती है, जो ये नील बोर ने बताया था, इसको कौन नियंत्रित करता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पे ये आणविक कक्षा का अभिविन्यास, जो आकृति होती है, निर्धारित होती है। परमाणु तत्व, जैसे कुछ आपको वहाँ पे लेक्चर 6वां या 7वां हुआ था, वहाँ पे कुछ तत्व दिए गए थे, उनके परमाणु क्रमांक के बारे में। जैसे सोडियम का क्या था? 11 था, हाइड्रोजन का 1 था, हीलियम का 2 था, ऐसे दिया हुआ था, तो उसको आपको पढ़ना है। ऐसे ही जो परमाणु तत्व 29 है ना, ये किसका है? ये डी ब्लॉक का तत्व है और ये कॉपर का होता है। कॉपर मतलब तांबा। तो तांबा कुछ फेमस है, उन्हीं से पूछा जाता है बार बार प्रश्न। ये थोड़ा अपवाद है डी ब्लॉक में। तो कॉपर जो है, तांबा का परमाणु तत्व संख्या कितनी होती है? या परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है। सीबोर्गियम तत्व परमाणु क्रमांक 106। संकेत Hg की खोज किसने की थी? तो नाम ही सीबॉर्ग, इन्होंने ही 106 वाले की खोज की थी। कार्बन के इतने परमाणु का भार कितना होता है? देखो 10 की घात 23 होना चाहिए। एक आपने 10 हटा दिया, मतलब ये क्या हो गया? 12 ना। ये क्या हो जाएगा? 12 यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा, मतलब एक कम हो गया, मतलब 1.2 हो गया। 1.2 हो गया। तो 1.2 का यदि 23 होता तो 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 12 होता है। और 12 ग्राम कार्बन को लिया गया और उनका देखा कितने तत्व हैं, तो उनमें निकला 6.023 इंटू 10⁻23। इतने इसके क्या निकले? एटम निकले, ठीक है। 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम, इसी को अवोगाद्रो संख्या बोला जाता है। अवोगाद्रो नंबर जो है, इसी को बोला जाता है। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जिस तत्व में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4। भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के ये 2 ये कितने हो गए? 4 हो गए। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं। अल्फा कण पे 2 धनावेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर किसके होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 ये। बताओ 4 हुआ कि नहीं? मतलब 2 पॉजिटिव। तो ये अल्फा कण 2 धनावेश होते हैं, तो ये किसके परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है? हीलियम के। तो ये आप थोड़ा जानते रहिएगा, ऐसे सीधे पूछ लेता है। तो अल्फा कण पे 2 धनावेश होते हैं, ये आप जान लो। तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 धनावेश प्रोटॉन क्या? 2 धनावेश। तो इसी तरीके से अल्फा कण में 2 धनावेश होते हैं और इसका द्रव्यमान भी हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का जो क्रम होता है, आह-बाऊ सिद्धांत पे काम करता है।
ये जो नील बोर ने बताया कि इस तरीके से कई कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको S, P, D, F इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहली वाली कक्षा में, इस दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये सब कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये बताया था नील बोर ने। लेकिन आप बाव ने कहा कि पहले इलेक्ट्रॉन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आए तो वो तो भर गए, पहली वाली कक्षा कंप्लीट। दूसरी मान लो 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से किस प्रकार से कौन सी कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन जाएगा, S, P, D, F किस में जाएगा पहले, ये बताया था अफबाउ सिद्धांत। तो अफबाउ सिद्धांत कक्षों को भरने के क्रम को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तत्व के बारे में। ये हम लोग बात कर रहे हैं परमाणु के बारे में। अभी तक परमाणु के बारे में बात हो गई। द्रव्य आपको बता ही दिया, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन, ये 5वीं अवस्था है द्रव्य की। तो ये जो किसी भी पदार्थ की जो अवस्था है, मतलब वो ठोस में होंगे या तो द्रव में होंगे या गैस में होंगे, ये इसके क्या है, अंतराण्विक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। और रासायनिक संगठन के आधार पे जो ये तत्व हैं, इनको 3 भागों में, मतलब तत्व, यौगिक और मिश्रण, 3 रूपों में इनको बांटा गया है। तो जो जल है ये तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है, मतलब ठोस, द्रव और गैस। ये पूछा जाए कि कितने होते हैं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5 अवस्थाएं। एक तो प्लाज्मा चौथी अवस्था हो गई, बोस आइंस्टीन संघनन 5वीं अवस्था खोजी जा चुकी है। ठीक है, अब जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में रह सकता है। जैसे बर्फ क्या है, ठोस है, पानी जो है ये द्रव है, और गैस क्या है, भाप। तो ये हो गया। अब तत्व के बारे में देखते हैं। तत्व क्या होता है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के ही कई सारे आइटम हों तो क्या है, वो हाइड्रोजन है। कार्बन के क्या है, ढेर सारे होते हैं ना। देखो 12 ग्राम कार्बन में 0.23 × 10⁻23 आइटम होते हैं। तो ये क्या, ढेर सारे आइटम हैं। तो जब एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अभी तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। वर्तमान में ये तत्व या तो धातुएं होती हैं या तो अधातुएं होती हैं, और तीसरा है उपधातु। कितना, 3 होती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। 92 तत्व जो है नेचुरली प्रकृति में पाए जाते हैं। बाकी शेष तत्वों, मतलब 26 तत्वों को मानव कृत्रिम विधियों द्वारा बना सकता है प्रयोगशाला में। ओके, मानव शरीर में ये देखा जाए सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक कौन सा तत्व मानव शरीर में, और दूसरे नंबर पे कार्बन पाया जाता है। ठीक, यदि धातु तत्व की बात करें तो कैल्शियम 2% होता है शरीर में, हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन। पर्णहरित जो होता है, जिससे आप देखते हो हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। हरे उसमें पत्तियों में होता है। और इस क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। जैसे ब्लड में, खून में हीमोग्लोबिन मतलब आयरन होता है, इसी आयरन की उपस्थिति के कारण ही इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। ऐसे ही पर्णहरित में मैग्नीशियम होता है। सबसे भारी जो धातु है, धातु की बात हो रही है, ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे भारी ठोस अधातु कौन है, स्टेटिन है। स्टेटिन सबसे भारी ठोस अधातु है। और सबसे हल्की गैस अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन है सबसे हल्की गैस अधातु। और सबसे भारी गैस अधातु कौन सी है, रेडॉन है। कौन है, रेडॉन है सबसे भारी गैस अधातु। ठीक है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है, फ्लोरीन है। मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना, ये फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता ये किसकी होती है, सीजियम की होती है। मतलब ये बहुत जल्दी ही अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। तारों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है, प्लैटिनम होती है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु की बात हो रही है, तो यह कहे कि सबसे कठोर पदार्थ, तब भी हम क्या बोलेंगे, पदार्थ या अधातु, तो ये हीरा होता है। ये हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है।
हीरा और ग्रेफाइट दो ऐसे हैं जो कार्बन के क्या हैं, अपर रूप होते हैं। जल में रखा जाने वाला तत्व क्या है, पीला फास्फोरस होता है जल में रखा जाने वाला तत्व। ओके, इसके बाद समुद्री घास में क्या पाया जाता है, तो समुद्री घास में आपका आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन समुद्री घास से निकाला जाता है। ठीक है, ये घेंघा नामक जो रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, तो ये क्या होता है, समुद्री घास से, समुंदर से प्राप्त किया जाता है। सुरक्षित जो दिया सलाई है लाल फास्फोरस का बना होता है। जो आप माचिस जानते हो, माचिस ऐसे सिंपली समझो, जो माचिस होती है उसमें जो आगे लगा रहता है मसाला किसका है, लाल फास्फोरस का बना होता है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम, जिसके 27 समस्थानिक। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना सबसे अधिक समस्थानिक का मतलब क्या, कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, तो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन के आपको 3, सब प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम मिले थे, ऑक्सीजन के भी 3 मिले थे। ऐसे ही सबसे ज़्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन है, पोलोनियम है, ये यहाँ पे दिया गया है। ओके दोस्तों, उसके बाद अब देखिए द्रव्य आपको बताया था, प्रत्येक ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती जिसमें द्रव्यमान होता है, जिन्हें ज्ञान इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाते हैं। जैसे जल, लकड़ी, वायु, दूध, लोहा। जल क्या है, द्रव है, लकड़ी क्या है, ठोस है, वायु क्या है, गैस है, दूध क्या है, द्रव है, लोहा क्या है, ठोस है। देखा, तो सामान्यतः भौतिक अवस्था के आधार पर सामान्यतः द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनका ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। पानी को देखो, आयतन 1 लीटर पानी लो, कर दो उड़ेल दो तो कहीं इधर उधर, आकार इसका निश्चित होता है ना। यदि गैस है, ना इसका आकार होता ना आयतन, ये भी बढ़ता जाता है। तो ये द्रव्य की अवस्थाएं हो गई। अब यहाँ पे आपको जैसे बताया था वहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की बात हुई थी तो फ्लोरीन आया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आएगी तो क्लोरीन की सबसे अधिक होती है। डायरेक्ट ऊर्ध्वपातित हो जाता आयोडीन होता है। जैसे आपको बताया था ना, कपूर को आप यदि गर्म करो तो वो द्रव में नहीं बदलता, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा ठोस से, तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऐसे ही आयोडीन भी होता है, इसको भी गर्म करोगे तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में गैसीय तत्व की कुल संख्या कितनी, 11 तत्व ऐसे जो गैसीय हैं। हीलियम और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके गोताखोरी, जब समुद्र में जाते हैं गोताखोरी के लिए, वहाँ ये यूज किया जाता है, हीलियम और ऑक्सीजन। ये जो वायुयान का टायर होता है ना, टायर जो लगा होता है, इसमें भी हीलियम गैस भरी होती है। उपधातु क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों की क्वालिटी जो रखते हैं उनको उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। आपको सिलिकॉन फिजिक्स में मैंने बताया था, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कैसे तत्व हैं, अर्धचालक होते हैं। मतलब यदि इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसमें से धारा बहेगी नहीं, तो ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, मतलब इसमें से धारा नहीं बह सकती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, अर्धचालक होते हैं। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी और ल्यूटीरियम, तो ये सब क्या है, आपके उपधातु हैं। सर्वाधिक गैसीय तत्वों का वर्ग क्या है, गैसीय तत्व किसमें, शून्य वर्ग में आते हैं। एक परमाणु तत्व क्या है, अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडियम। ये जो 7 तत्व हैं ये अक्रिय गैसें, ये किसी और चीज़ से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, आप इतना बस समझो, अक्रिय है, सक्रिय नहीं, अक्रिय है, ये अपने आप में स्टेबल रहते हैं। इसीलिए जो आप देखते होगे जो ट्यूबलाइट वगैरह में जो गैसें भरी जाती हैं, ये इन्हीं सब अक्रिय गैसों को भरा जाता है, ताकि ये वायु से क्रिया ना करे, जिससे हमारा जो फिलामेंट वगैरह वो तंतु है वो क्या रहे, बना रहे। ठीक है, बल्ब फ्यूज ना हो। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, चांदी होता है। आपको बताया था इसमें धारा सबसे अच्छी बहती है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व कौन है, चांदी। और अधातु तत्व में देखेंगे तो क्या है, ग्रेफाइट। ये देखो, पहला सभी जितनी धातुएं हैं सब क्या हैं, सुचालक होती हैं। लेकिन अधातु कभी, अधातु भाई ये धातु तो है नहीं, तो इसको तो विद्युत का क्या होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये अधातु होने के बावजूद भी इसमें से धारा बहती, करंट बहती है। इसको यदि आप एक जगह गर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ आग जल रही है, आप एक ग्रेफाइट की छड़ को गर्म यहाँ पे गर्म करो और इधर पकड़ो, तो यहाँ तक उष्मा नहीं आएगी आप तक। ठीक है, मतलब ये गर्म नहीं होगा छड़।
तो ये विद्युत का तो ये जो है उष्मा का तो कुचालक होता है, ग्रेफाइट बोला जाता है, आता है ऐसे, उष्मा का कुचालक होता है, मतलब हीट नहीं प्रवाहित कर पाता, लेकिन ये धारा को प्रवाहित कर देता है। मतलब ये विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। उष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपर रूप होता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयनन विभव आपको बताए हीलियम, मतलब इसके एटम को निकालने के लिए जितना अधिक इसको ऊर्जा देना पड़े यही इसका आयनन विभव है। हीलियम बहुत स्टेबल, आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब क्या अक्रिय गैस हैं। तो जब किसी से क्रिया ही नहीं करता, अब जो किसी से मतलब ही नहीं रखता, वहाँ से कोई चीज़ निकालना बहुत कठिन होता है। तो हीलियम सबसे दो होते हैं, इसके आकार बड़ा नहीं छोटा है, तो इसमें छोटी चीज़ से कोई चीज़ निकालना और कठिन होता है। तो ये आयनन विभव जो है हीलियम का सबसे अधिक होता है। सबसे कम किसका होगा, सीजियम, क्योंकि सीजियम सबसे अधिक धनावेशी, बहुत बड़ा आकार इसका होता है, आसानी से त्याग देता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रिया, सबसे ज़्यादा क्रिया कौन कर लेता है, फ्लोरीन सबसे जल्दी क्रिया कर लेता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। जीवित शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीज। वायु में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। पृथ्वी बोले तो क्या, ऑक्सीजन। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले तत्व, ऑक्सीजन सबसे अधिक देखो दिया हुआ है, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, इस तरीके से दिए हुए हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे कार्बन। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पृथ्वी पर भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और पृथ्वी पर और मानव शरीर दोनों में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन हवा में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए तत्व। अभी आपको द्रव्य क्या तीनों बताया था, तत्व, फिर यौगिक और फिर मिश्रण, ये तीन बताया था। तो आपका क्या हो गया, तत्व तक हो गया है, बहुत सारी चीज़ें। आप एक बार ये सारा नोट्स मैं आपको नित्य एग्जाम पॉइंटर के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यौगिक और मिश्रण, ये दो चीज़ें बची हैं। इसके अलावा क्या क्या टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद कोलाइडी विलयन बताएंगे, कोलाइडी विलयन, रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में। इसके अलावा ईंधन के बारे में, फ्यूल, धातु अधातु मिश्र धातु किसे बोलते हैं, क्या होता है, ये सारा चीज़। जल के बारे में, सीमेंट के बारे में, कांच के बारे में, विस्फोटक पदार्थों के बारे में। उसके बाद उर्वरक के बारे में, साबुन और अपमार्जक के बारे में, तेल और वसा के बारे में। इसके अलावा पेट्रोलियम गैसों के बारे में, जो कुछ विषैली गैसें हैं, औषधियों के बारे में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में, और मिश्र धातु, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। सुरेश्वर सर ने भी पढ़ा रखा है, आप चाहें तो वहाँ पे जाके वीडियो देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ईमानदारी से आप करो या मरो के रूप में, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है दिसंबर तक, आप खूब मेहनत से लगे रहिए, डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ। ठीक है, स्वानुशासन के साथ पूरा काम अच्छे से करिए, मेहनत आपको ही करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।